गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सारे टॉपिक्स को पहले हिंदी में डिस्कस करते हैं, फिर सारे टॉपिक को इंग्लिश में देखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है इलेक्शन ऑफ स्पीकर। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में एक टसल हो गया है रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ असेंबली। और हुआ क्या है, पहले थोड़ा इशू देखते हैं ये। तो गवर्नर जो है वो उन्होंने अभी तक कंसेंट नहीं दिया है कि स्पीकर का इलेक्शन जो है, स्पीकर ऑफ असेंबली का इलेक्शन किया जा सके। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि बिना गवर्नर के कंसेंट के ही वो इलेक्शन ऑफ स्पीकर कर लेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, सीरीज ऑफ इवेंट्स देखते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नर को लिखा कि हमें आप कंसेंट दो कि हम स्पीकर के इलेक्शन जो है वो शेड्यूल कर सकें। तो गवर्नर ने रिप्लाई दिया कि जो गवर्नमेंट ने असेंबली में अमेंडमेंट्स की हैं, अमेंडमेंट कौन सी की गई है कि जो स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए वो वॉइस वोट से हो इंस्टेड ऑफ सीक्रेट बैलेट। ठीक है, तो अब जो है गवर्नर जो है उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि आपने जो अमेंडमेंट किया मैं उनको उसको जब तक कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जामिन नहीं कर लूँगा इस अमेंडमेंट को, तब तक मैं कंसेंट नहीं दे सकता। तो गवर्नमेंट ने बोला है गवर्नर को कि हमने जो अमेंडमेंट कही है वो कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड है। ठीक है, लेकिन जो है गवर्नर का रिप्लाई है कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखेंगे कि जो आप ये अमेंडमेंट आप करने को कह रहे हो इसके ही बेसिस पे इलेक्शन ऑफ स्पीकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि वो कंसेंट को विद होल्ड कर सके? इसको पहले देखते हैं हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जो है स्टेट की, उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई स्पेसिफाई नहीं करता प्रोसेस कि कैसे इनके इलेक्शंस कराए जाएंगे। ये अपने आप जो है वो स्टेट असेंबलीज के ऊपर जो है वो, या स्टेट लेजिस्लेचर्स को कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है कि वो आप अपने आप डिसाइड करो। ठीक है, और कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है कि कब इलेक्शन कराना है या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे हरियाणा या उत्तर प्रदेश, उन्होंने फिक्स टाइमलाइंस रखी हुई हैं कि इतने जब भी असेंबली न्यू इलेक्ट होती है तो इसके इतने पीरियड में, या फिर जब भी स्पीकर ऑफ असेंबली की पोस्ट खाली होती है तो उसके इतने दिनों में जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में ये रूल है कि गवर्नर से कंसेंट लिया जाता है और गवर्नर के कंसेंट की वजह से, और गवर्नर शेड्यूल करता है कि इस डेट को इलेक्शन ऑफ स्पीकर होगा। तो इसीलिए अब ये मामला यहाँ पर फंस गया है। ठीक है, तो गवर्नर जो है वो बता नहीं रहे हैं कि कौन सी डेट को इलेक्शन होगा या इलेक्शन जो है वो कब किया जाएगा। तो जो है गवर्नमेंट जो है वो इसीलिए उनको बार बार लिख रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, अब अमेंडमेंट्स क्यों किए गए? तो अमेंडमेंट्स जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो है वो इलेक्शन के लिए हमने ये अमेंडमेंट किया है उस प्रोसीजर में कि वॉइस वोट से जो है वोटिंग की जाएगी। सारे एमएलएस बोलेंगे, आपको पता होगा यस और ने बोलते हैं, तो वॉइस वोट से वोटिंग की जाएगी, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन जो है उस वर्ड को जो है उन्होंने एक्सक्लूड किया इस अमेंडमेंट में, टू इलेक्ट द स्पीकर से। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो अब इसमें जो है, अब ये गवर्नमेंट जो है कि क्या पोजीशन है, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स क्यों की है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब हम सीक्रेट बैलेट से वोटिंग करते हैं, जब छुप छुप कर वोटिंग होती है तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा रहता है। तो अपोजिशन पार्टीज जो है वो रूलिंग पार्टीज के या रूलिंग कोalition के जो है एमएलएस को खरीद सकती हैं। कुछ हॉर्स ट्रेडिंग के जो है वो ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वॉइस वोटिंग होगी तो जो है सबके सामने जब वोट डालेंगे सारे एमएलएस तो पता लग जाएगा कि किसने हमारे खिलाफ वोट किया। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है ये अमेंडमेंट किया ताकि हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा सके। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है महाराष्ट्र से रिलेटेड है, महाराष्ट्र का शक्ति एक्ट। तो हमने 2020 में इसके बारे में पढ़ा था दिसंबर में, तो अब दिसंबर 2021 में इस एक्ट को पास कर दिया गया है। इसमें डेथ पेनल्टी रखी गई है रेप के लिए, 10 लाख तक का फाइन भी रखा गया है पनिशमेंट परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस के लिए, जो वायलेंस करते हैं विक्टिम्स के ऊपर, विमेन विक्टिम्स के ऊपर। फास्ट इन्वेस्टिगेशन और क्विकर डिस्पोजल ऑफ केसेस के इसमें प्रोविजन है। ठीक है, तो इसमें आईपीसी में, सीआरपीसी में और पॉक्सो एक्ट के अंदर इसमें अमेंडमेंट्स की जा रही हैं इस महाराष्ट्र शक्ति एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें डेथ पेनल्टी दी गई है रेप के केस में, गैंग रेप के केस में। अगर कोई पर्सन जो समझ लो कोई सिक्योरिटी गार्ड है या सिक्योरिटी में है किसी के, या फिर कोई पर्सन इन अथॉरिटी ऑफिस में कोई अगर बॉस है, तो अगर वो कोई रेप करता है तो उस केस में भी जो है वो डेथ पेनल्टी रखी गई है। ठीक है, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ माइनर्स, माइनर्स के केस में भी अगर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, बहुत एग्रेवेटेड, तो उस केस में भी, और एसिड अटैक के केस में भी जो है वो डेथ पेनल्टी का प्रोविजन रखा गया, जिसके अगर एसिड अटैक में बहुत ही ग्रीवस इंजरी हो जाती है और उस केस में जो है वो डेथ पेनल्टी रखी गई है। ठीक है, अब जो है पर्सन जो इसमें कन्विक्ट होगा उसके ऊपर 10 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है, और अगर एसिड अटैक विक्टिम है तो जिसने एसिड अटैक किया है उसके ऊपर 10 लाख तक का जो है
फाइन लगाया जा सकता है ताकि विक्टिम की ट्रीटमेंट कराई जा सके। अब इसमें फास्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी प्रोविजंस डाले गए हैं। अब कहा गया है कि एफआईआर फाइल होने के 15 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। एक बारी में मैक्सिमम यह इसको 7 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब कह सकते हो कि 21 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना है। पूरा का पूरा ट्रायल जो है वो 30 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और चार्जशीट जो है वो फाइल हो जानी चाहिए अक्यूज के अगेंस्ट, ठीक है। स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट्स भी बनाने की इसमें प्रोविजन है ताकि जो है केस जो है वो लंबा ना चले, ठीक है। अब जो है कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस जो है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड भी डाले गए हैं। अब सोशल मीडिया पे अगर किसी विमेन की आप मोडेस्टी को हार्म करते हो तो उसके लिए सेक्शन 354E डाला गया है और उसमें 2 साल से लेके 1 लाख रुपए तक की जो है वो पनिशमेंट रखी गई है। कोई अब कैसे मोडेस्टी को हार्म कर सकते हो, कोई मॉफ वीडियोस डाल दिया आपने, उनको ब्लैकमेल किया आपने कि उनकी फ़ोटोज़ जो है वो डाल दी जाएँगी। इंटरनेट टेलीफ़ोन प्रोवाइडर्स या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए कंपल्सरी किया गया है कि अगर कोई सेक्सुअल वायलेंस के केसेज़ है उसमें आपको सारा डेटा हमारे गवर्नमेंट को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है किसी मेल के ऊपर, कोई समझ लो फीमेल झूठा इल्ज़ाम लगाती है तो उसके अंदर भी जो है वो पनिशमेंट रखी गई है। 1 साल से लेके फ़ाइन में रखा गया और या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सेक्शन 375 जो है, जो कि शादी का लालच देकर लोग जो हैं वो रेप करते हैं। मतलब आप किसी को प्रॉमिस करते हो कि हम शादी करेंगे, लेकिन आप वो सेक्सुअल एक्ट्स करते हो तो उसको अमाउंट वो उसको रेप माना जाएगा। उसके लिए भी सेक्शन 375 जो है उसमें अमेंडमेंट की गई है, ठीक है। अब कुछ और भी प्रोविजंस है जैसे कि विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडर रजिस्ट्री के अंदर जो बनाई जाएगी ताकि जो है नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स को अपडेट किया जा सके। अब सारी स्टेट्स इसमें क्या करती हैं कि जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनकी एक रजिस्ट्री बना के नेशनल रजिस्ट्री में उसको रजिस्टर करती है ताकि जब भी अगर कोई ऐसा केस हो, विमेन के मॉडेस्टी को हार्म किया गया हो, रेप का केस हो, तो उसमें इस रजिस्ट्री से देखा जा सके कि इस पर्सन जो है, ये पर्सन जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल है ये पहले भी इन्वॉल्व रहा है। तो एक तरह से नैरो डाउन करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है वो वन स्टॉप सेंटर भी बनाएगी ताकि जो विक्टिम्स हैं उनको रिहेबिलिटेशन की जा सके, लीगल एड मिल सके, काउंसलिंग, मेडिकल सपोर्ट मिल सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स भी निकाली हैं, जैसे कि ये स्कीम का नाम है मनोधर्या, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया जो है वो अब 10 साल के बाद जनवरी 2022 में काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर करने वाला है। इसको रेजोल्यूशन यूएन यूएनएससी का रेजोल्यूशन था 1373 जो कि 9/11 अटैक्स के बाद जो है वो अडॉप्ट किया गया था। उसकी मॉनिटरिंग के लिए इस कमेटी को बनाया गया है, ठीक है। तो अब ये देखती है कि कोई गवर्नमेंट कहीं फाइनेंसिंग तो नहीं कर रही टेररिज्म की, कोई फंड्स अगर टेररिस्ट से रिलेटेड है उसको फ्रीज करना, किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट अगर कोई टेररिस्ट को प्रोवाइड कर रहा है, या कोई सेफ हेवन जैसे पाकिस्तान करता है सेफ हेवन प्रोवाइड, तो उस केसेस में ये मॉनिटर करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट्स को कहा जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहे हो, डिटेक्ट कैसे कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्राडिशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो टेररिज्म से रिलेटेड केसेस में। तो उसको भी कमेटी मॉनिटर करती है कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर मॉनिटरिंग की जाती है कि कैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है 9/11 से रिलेटेड, या फिर मोस्ट प्रोबेबली जैसे 26/11 जो हमारा मुंबई अटैक्स था उससे रिलेटेड भी जो है क्या प्रोग्रेस है, क्या आपने अरेस्ट किया है किसी को, क्या प्रोसिक्यूशन हुआ है किसी का, ये सब भी मॉनिटरिंग जो है वो यही कमेटी देखती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ECWS। तो DRDO जो है उनके सेक्रेटरी ने 5 कंपनीज को, 5 प्राइवेट कंपनीज को ये टेक्नोलॉजी दी है जो कि है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये होगा क्या, ये 5 कंपनीज जो है अब ये क्लोथिंग बनाएंगी। अब ये क्लोथिंग है क्या, ये हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान जो आपके ग्लेशियर और हिमालयन पीक्स पर जो है रहते हैं, हमारे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल क्लोथिंग है जो कि उनको वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब अब वो नॉर्मल कपड़े तो नहीं पहन सकते वहाँ पर क्योंकि इतनी ठंड होती है, तो उसके लिए ये एक्सट्रीम वेदर जो है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम जो है उनके लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी तक क्या होता था कि हम इसको इम्पोर्ट करते थे इटली से या फिर यूरोपियन कंट्री से, हम इसको इम्पोर्ट करते थे, बहुत खर्चा होता था। तो DRDO ने अब इसको खुद बना लिया है और ये बहुत ही एक तरह से इम्पेकेबली गुड जो है वो आपका ये आपकी क्लोथिंग सिस्टम है। और ये मॉड्यूलर टेक्निकल क्लोथिंग है, इसमें थर्मल इंसुलेशन, फिजियोलॉजिकल कंफर्ट के लिए ताकि मूवमेंट में जो है ट्रूप्स को मुश्किल ना हो हाथ पैर मूव करने में, क्योंकि इतना भारी ना हो कि उनको चला ना जाए उनसे। उनकी जो बॉडी हीट है उसको भी एब्जॉर्ब करके रखता है, रिड्यूस नहीं होने देता, ताकि उनकी बॉडी हीट मेंटेन रहे, उसमें मोशन उनकी जो है बॉडी की वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और स्वेट को भी रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब ये 15 डिग्री सेल्सियस से लेके -50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स को विदस्टैंड कर सकता है, ठीक है। अब ये जो बनाया गया है ये क्लोथिंग सिस्टम, इसको सिर्फ हम
अपने ही ट्रूप्स के लिए ही यूज़ नहीं करेंगे, इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, ठीक है। इसलिए 5 कंपनीज़ को दिया गया है कि वो लार्ज स्केल पर बनाएंगी, हमारे ट्रूप्स को भी फ़ायदा होगा इससे, और एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे इसको हम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ग्राम उजाला स्कीम। तो आपकी CESL जो है, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, उन्होंने 50 लाख LED बल्ब्स जो हैं वो ग्राम उजाला प्रोग्राम के अंदर बांट दिए हैं, ठीक है। तो ये ग्राम उजाला स्कीम जो है वो अभी बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ विलेजेस में इसको इंप्लीमेंट किया गया है। अब इसमें 7 वॉट से लेके 12 वॉट तक के, जो 7 वॉट और 12 वॉट के बल्ब जो LED बल्ब दिए जाते हैं 3 साल की गारंटी के साथ। तो अब इसमें क्या होता है, इनकैंडिसेंट बल्ब जो आपके येलो कलर के होते हैं, इनकैंडिसेंट बल्ब, उनको चेंज किया जाता है 10 रुपये, उनकी एक्सचेंज में 10 रुपये में जो है बेनिफिशरीज को ये बल्ब्स दिए जाते हैं, ठीक है। और एक फैमिली जो है वो सिर्फ 5 बल्ब्स ले सकती है एक बारी में मैक्सिमम। अब इससे हुआ क्या है, जब हमने ये बल्ब्स चेंज किए हैं इनकैंडिसेंट बल्ब्स, उससे हमारी 71 करोड़ के आसपास, लगा लो 72 करोड़ आसपास जो है यूनिट्स पर ईयर हमारी जो है वो कॉस्ट बच रही है। 250 करोड़ रुपए हमारे बच रहे हैं, 72 करोड़ रुपीज़ की जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बच रही है। ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक चलेगी, ठीक है। अब ये ग्राम उजाला प्रोग्राम कुछ एरियाज़ हैं जो हमने ऊपर स्टेट्स के पढ़े, वहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ के कुछ विलेजेस के ऊपर ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। अब इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है मैक्सिमम अभी। इसको ऑफ कोर्स एक पायलट प्रोग्राम है, अगर ये जैसे एक बारी में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में करेंगे, उसके बाद अगले 5 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे, ऐसे ऐसे करके इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ LED बल्ब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और इसको जो पैसा है, गवर्नमेंट इसके लिए कोई पैसा नहीं देगी। जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, कार्बन क्रेडिट्स आपको पता है ना, समझ लो कि एप्पल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एप्पल का एक के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उनको जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन जो है वो उनको सेव करना है, ठीक है। उनको 100 यूनिट सेव करना है, लेकिन अगर वो सेव नहीं कर पाते हैं, वो 50 यूनिट्स ही सेव कर पाते हैं, तो उनकी जगह पर इंडिया में ये प्रोग्राम, ग्राम उजाला प्रोग्राम जो है, ये 72 करोड़ आप यूनिट्स देख रहे हो ना सेव कर रहा है। तो एप्पल क्या करेगा, एप्पल करेगा कि मैं 50 यूनिट सेव कर पाया हूँ, 50 यूनिट्स नहीं सेव कर पाया, तो मैं आपको 50 यूनिट्स के पैसे दे देता हूँ, आप मुझे ये 72 करोड़ यूनिट्स जो है उसमें से 50 यूनिट्स बेच दो, ठीक है। तो वो 50 यूनिट्स जो है वो बेच देगी गवर्नमेंट इनको, ग्राम उजाला योजना को फाइनेंस करने के लिए, और उनका काम हो गया। उनकी जो है वो 100 यूनिट्स पूरे हो गए, क्योंकि मैटर नहीं करता ना कि कहाँ पर सेविंग्स हुई है, चाहे वो एप्पल में सेविंग्स हो, चाहे वो ग्राम उजाला के तहत सेविंग्स हो। तो गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, उनके यूनिट सेव हो गई, जो उनकी ऑब्लिगेशन थी वो पूरी हो गई। तो कार्बन क्रेडिट से जो पैसा मिलता है उसी के थ्रू इस स्कीम को फाइनेंस किया जाता है, ठीक है। जो बेनिफिशरीज ये बल्ब्स लेते हैं उनके घर पे मीटर्स को भी इंस्टॉल किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि कितनी जो है वो सेविंग्स हो रही है बिजली की। तो CESL आपको पता है एक एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसी की ही एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक है। तो ये क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी के ऊपर फोकस रखती है। आपकी जो बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसके लिए भी काम कर रही है ये। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके चार्जिंग स्टेशन हैं, वो भी यही बनाते हैं। फिर जो है कमर्शलाइजेशन कैसे की जा सकती है इन सोल्यूशंस की, जो आपके क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस की, उसके ऊपर ये काम करती है लार्ज स्केल पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है मोल्नुपिराविर। तो इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। मर्क कंपनी की ये एक ड्रग है, एंटीवायरल कोविड ड्रग है, पिल है। तो रिजबैक बायोथेरापेटिक्स और US फार्मा जायंट मर्क ने इसको मिलकर बनाया है। उसको इंडियन रेगुलेटर्स ने अब अप्रूव कर दिया है, इंडिया में भी इसका यूज़ किया जाएगा अब। और ये एडल्ट पेशेंट्स जो हैं कोविड के, उनको ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा इसका, ठीक है। तो अब इसको शुरू में तो जब ये बनी थी मोल्नुपिराविर, ये इन्फ्लुएंजा को ठीक करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसको बाद में रीपर्पस किया गया और ये ओरल एंटीवायरल ड्रग बन गया, ठीक है। इससे कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जो ये आपकी पिल है जब ये बॉडी में जाती है, तो ये जो आपका वायरस है उसके जेनेटिक कोड को खराब कर देती है, उसके अंदर एरर डाल देती है। जब एरर डाल देती है तो जो ये वायरस है ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता। जब ये रेप्लिकेट नहीं कर पाता तो थोड़े टाइम बाद ये बॉडी में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि 4 कैप्सूल्स दिए जाते हैं एक बारी में, हर 12 घंटे बाद। तो मतलब एक दिन में 8 कैप्सूल्स हो गए, और 5 दिन तक लगातार दिए जाते हैं, मतलब 40 कैप्सूल्स लगते हैं। ये पूरा एक इसका डोज का रेजिमेन है, ठीक है। अब क्या इसको कहीं और क्लियर किया गया है इंडिया के अलावा? तो सबसे पहले UK ने इसको क्लियर किया था। उन्होंने बोला कि जिनमें ओबेसिटी, ओल्डर एज है, या फिर डायबिटीज़ है, या हार्ट डिजीज़ है, उनको हम ये, और अगर वो इन्फेक्ट हो जाते हैं कोविड से और उनके में सिम्टम्स दिखते हैं, तो उनको हम ये ड्रग देंगे, ठीक है। US ने भी इसको अप्रूव किया है रिसेंटली,
दिसंबर को। अब इसमें क्या कहा गया है, यूएस ने बोला है कि हम इसको सिर्फ 5 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको 5 दिन तक एक पेशेंट के ऊपर जो है वो यूज़ करने की इजाज़त दे रहे हैं, और इसको 18 साल से कम के लोगों पर यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे बोन और कार्टिलेज ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब ना ही प्री एक्सपोजर और ना ही पोस्ट एक्सपोजर प्रिवेंशन के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, ये नहीं कि आपको लग रहा है कि मैं कोविड मेरे को हो सकता है तो उसके लिए आपने ड्रग खाना शुरू कर दिया। ठीक है, या फिर आपको कोविड हो गया है तो भी आपने इसको खाना शुरू कर दिया। अगर आपको सिम्टम्स नहीं आए हैं, आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, तभी तो अब इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर आपको बहुत सीरियस सिम्टम्स हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में, आईसीयू में हो, तभी इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके नुकसान बहुत हैं, इसीलिए गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट, यूएस, यूके, इंडिया की, वो कोई नहीं चाहता कि इसको कोई ऐसे ही कैजुअली इसको कंज्यूम करे। ठीक है, अब इंडिया में 13 ऐसी कंपनीज हैं इंडिया की जो कि इनके साथ मर्क के साथ मिलकर इसको बनाएंगी, ताकि इसको इंडिया में ही बनाया जाएगा, ताकि ये अफोर्डेबल रहे और लोग यहाँ पर इसको ऐसी सिचुएशन में, अगर कोई थर्ड वेव आती है और हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बढ़ता है, तो उसमें इसका यूज़ करके जो है वो हम लोगों की जान बचा सके। ठीक है, अब याद रखो, वैक्सीन का ऑल्टरनेटिव नहीं है ये। वैक्सीन आपको बचाएगी कि आप हॉस्पिटल तक पहुंचो ही ना, या फिर आप आईसीयू तक पहुंचो ही ना। ये आपको क्या करेगी, अगर आप आईसीयू तक पहुंच गए हो तब आपको बचाने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीन को ही छोड़ दो, क्योंकि वैक्सीन आपको हॉस्पिटलाइजेशन से या आईसीयू से खासकर आपको दूर रखने का पूरा ट्राई करेगी। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is election of speaker. So you know that Maharashtra government is in tussle with the Maharashtra governor over the issue of election of speaker. So what happened recently is that the state government wrote to the governor that they want to conduct the election of speaker. So the governor should give them consent for the same. But the governor has written back to the government that because the government has made some amendments to the procedure of election of speaker as well as of deputy speaker. So the governor needs time to examine the constitutional validity of such amendments. So what were those amendments? So basically the government made amendments through the assembly that the speaker the speaker will get elected only through voice vote and not through secret ballot. Okay, so the government is saying, the Maharashtra government is saying to the governor that the amendments are constitutionally sound, but the governor is of course saying that he needs to examine it before he agrees with the government, and only after he conducts this examination of constitutionality, only then he would be able to provide the date for the conduct of speaker elections. Okay, so what is the status in constitutional with respect to the election of speaker? So article 178 of the constitution provides for the election of speaker and deputy speaker in any assembly or in any state assembly, but it does not specify the process for holding these elections. So it has been left to the state legislatures and their wisdom, and it does not even specify a time frame within which this election must be conducted. So certain states like UP and Haryana, they have some provisions in their through a law that whenever the speaker or deputy speaker chair gets vacant, then they have to elect the same within certain period, like let's say 15 days or 7 days. And there is but in case of Maharashtra, there is no such provision or fixed timeline. In the case of Maharashtra, the speaker gets elected on the day when governor provides the schedule. Okay, so that's why the government is asking the governor to provide a schedule or fix a date for the election of speaker. So what is the choke point? What is the point of contention between the governor and Maharashtra government? So basically these are the amendments, that is that the election of speaker and deputy speaker must be conducted with a voice vote and not through secret ballot. The government is saying that if secret ballot is held, then there is a chance that the horse trading may happen, because opposition parties can buy their their MLAs, and in secret ballot they would not be able to identify who voted against the candidate of speaker which is put forward by the government. That's why they are saying that let it
stay open, let the people vote through the voice. That's why they have made such amendments for it. Okay, but the governor is asking that he needs to examine the constitutionality of these amendments, and until he examines this constitutionality, he would not be able to provide a fixed date for election of the speaker. Okay, so now let us see the next topic, which is Maharashtra's Shakti Act. So this is another news which is regarding Maharashtra state. So this Maharashtra Assembly has passed this Shakti Criminal Laws Maharashtra Amendment Act unanimously. So we discussed about it last year, that is in December 2020 itself. So this act is aimed to enhance punishment, including death penalty for rape, fine, and faster investigations and quicker disposal of cases. So what are the amendments? So this act basically makes amendments in IPC, CRPC, and POCSO Act. So there is death penalty in case of rape, gang rape, rape by persons in authority. So it means if any official who is superior to the woman who is raped will, if the person in authority conducts that rape, and if there is aggravated sexual assault of minors, and in case acid attack victims suffer from grievous injuries, in that case death penalty will be given. So in case the victim suffers in case of a victim of rape, 10 lakh rupees of penalty would be, or a fine, we'd say fine, a fine would be imposed upon the accused or the person who is found guilty. And in case of acid attack victims, 10 lakh rupees will be recovered from from the person who is found guilty, and this 10 lakh rupees would be utilized to pay to the victim for the treatment. Okay, so this act is also saying that investigation in such cases must be completed within 15 days after filing an FIR, and this period can be extended only by 7 days. So effectively it means within 21 days of filing the FIR, the investigation must be completed, and the trial has to complete within 30 days after the charge sheet is filed against an accused. Okay, so it has also proposed to set up exclusive courts so that fast track justice can be given to the victims. And there is also provision in IPC, that is section 354E, which has been inserted so that if a woman is of the modesty of a woman is insulted on social media, in that case a maximum punishment of 2 years and a 1 lakh rupee fine will be imposed upon the perpetrators of such offense. Okay, so what is the how a person can harm the modesty of a woman? So that it means sharing of morphed videos of women, or blackmailing a woman with that if you don't do such and such thing, then we will be uploading your photos on social media. In that case it will tantamount to harming the modesty of a woman. So it has also made mandatory for internet companies, telephone providers, and social media companies to share electronic records data for probes in cases of sexual violence. Okay, so in case there is also provision, in case a person, a victim or a woman files false complaint or provides false information in respect of offense committed, then there will be imprisonment for a term of 1 year or fine, or both. Okay, so it has also made an amendment to the section 375 of the IPC. So if a person commits a woman, let's say a woman, and the person assures or promises the woman of marriage, but of course with the intention to rape that woman, it will be considered as an act of rape, and that's why this provision has been added. And even consent as well as implied consent. Okay, so even if the woman has not given a specific consent, it will be implied that consent was given for marriage, and the act of rape will be and the provisions for rape will be imposed on the person who commits that crime. Okay, so there are certain other provisions also, like women and children offenders registry, and this will be linked to national registry of sexual offenders, and law enforcement agencies would be provided with details of such persons who are convicted of specified offenses of sexual offense or sexual violence against women and children. A government will also set up some certain institutions like one-stop center for providing victims rehabilitation, legal aid, counseling, medical support, etc. Okay, so now let us see the next topic, which is Counter Terrorism Committee of Security Council. So India, after
10 years will be chairing the Counterterrorism Committee of United Nations Security Council. So this committee was established by Security Council Resolution 1373, and it was adopted unanimously after the 9/11 terror attacks in the US. So this committee monitors the implementation of resolution 1373. Okay, so under this committee basically sees if the governments are taking steps to criminalize the financing of terrorism. It also recommends freezing of any funds related to persons involved in acts of terrorism, denying all forms of financial support to terrorists, provide in case any government is involved in providing safe haven or support for terrorists, and if they are denying any sharing of information with other governments, then this committee has the mandate to examine all such issues. Okay, so it also monitors the steps which are taken by the governments to cooperate with each other with respect to investigation, detection, arrest, extradition, and prosecution of those people who are involved in acts of terror. Okay, so now let us see the next topic, which is ECWS. So Secretary of DRDO has recently handed over the technology for indigenous extreme cold weather clothing system to 5 Indian companies for commercialization. So what happens is that our Indian Army troops are protecting us at certain frontiers like glaciers and Himalayan peaks where there is extreme weather conditions. So they need special clothing to prevent themselves. So earlier we used to import such clothing, but now DRDO has made this ergonomically designed modular technical clothing, and it has improved thermal insulation and physiological comfort is provided to the troops. So it also reduces the loss of respiratory heat and any loss of water. It also provides so generally these clothing are very heavy, but this clothing is not too heavy, and it provides unhindered range of motion. So earlier these clothing were created issues for the troops because it impeded their body motions, but now this is this clothing is providing them unhindered range of motions and even rapid absorption of sweat. Okay, so this ECWS will be able to withstand, or will be able to protect our troops from extreme weather conditions. So from 15 degrees Celsius to minus 50 degrees Celsius temperatures can be tolerated within this by using this ECWS. Okay, so apart from, of course, providing these clothing to our troops, the government is also exploring that they could also be exporting these products, because that's why they have commercialized it. Okay, so they have given contract to 5 Indian companies so that export can happen from India. So now let us see the next topic, which is Gram Ujala scheme. So CESL, which is a wholly owned subsidiary of EESL, has achieved a remarkable milestone of providing about 50 lakh LED bulbs under the Gram Ujala program. So certain districts belonging to Bihar, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, and Telangana are having this Gram Ujala scheme. So under this scheme, 7 watt and 12 watt LED bulbs with 3-year guarantee are provided to the beneficiaries at the rate of 10 rupees per bulb in exchange of working and incandescent bulbs. Okay, so every household is eligible to get a maximum of 5 bulbs, and this is a pilot scheme basically. And until now we have been able to save about 72 crore units of electricity per year and about 250 crore rupees annually through the electricity or energy savings. Okay, so this program will remain active until 31st March 2022, but I'm sure this program will be extended to other districts also after that. Okay, so there is no provision for financing from the government. This project will only be financed through the carbon credits that this scheme is saving. So like I was giving you an example that Apple wants to save 100 units of electricity, 100 units of energy, and it has been able to save only 50 units, so it needs 50 units more, but it is unable to do that. So that's why what it will do is it will pay government of India or this Gram Ujala program managers, and it will pay these Gram Ujala program managers so that these Gram Ujala
program managers will sell them 50 units that they have saved from environment, and this carbon credit will be transferred in the form of money to for the financing of Gram Ujala program. Okay, so the target is to provide 15 million, that is 1.5 crore LED bulbs across villages of these states. So the beneficiaries who are taking these bulbs will have to install meters in their house, so that we can account for the savings or energy savings which are being done through this through these LED bulbs. So this CESL, so CESL is a subsidiary of EESL, which is a public sector company of Ministry of Power, and it is focused on delivering clean, affordable, and reliable energy. So it basically tries to commercialize solutions and clean energy solutions, so that the commercial capital, carbon finance, and grants will be provided to the market, and we can safely move from non-renewable energy resources to renewable resources of energy. Okay, so now let us see the next topic, which is Molnupiravir. So we have already discussed about that. This is a antiviral drug pill which is being used for treating the patients of COVID-19. So it is made by Ridgeback Biotherapeutics and the company named Merck. So it is basically a pill of Merck, and it is used in treatment of adult patients with COVID-19. So this drug has now been approved by India also. The drug was initially developed to treat influenza, but it was repurposed so that so as to make an antiviral candidate for COVID-19 patients. So this pill goes into your body. It creates error in the SARS-CoV-2 virus genetic code, so that the virus cannot replicate itself. So after the virus fails to replicate itself in the body, it dies after a certain period of time. So how this drug is administered? So 4 capsules are given every 12 hours. So in a one day there are total 8 capsules given for 5 days total. This is a dose regimen of 40 capsules, 5 for 5 days. So it was earlier approved by United Kingdom in November, and not all people, of course, are eligible for getting these pill. Only people who are obese, who are older age, are suffering from diabetes and heart disease, they will be administered with this particular pill. And US has also given the approval for this drug, and the US FDA is saying that you cannot use this drug for more than 5 days, and people who are below the age of 18 years will not be getting this drug because it hampers the bone and cartilage growth, and it cannot be used for pre-exposure and post-exposure prevention of COVID-19. So it means that just to prevent yourself from COVID-19 disease, you cannot just start taking this drug, or even after you have contacted the COVID-19 virus, even then you would not be able to get this antiviral pill. Only if you have developed very serious symptoms, you are in ICU, only then this drug will be used upon you, because this drug itself has some side effects. So the government does not, and no government in the world wants to use it indiscriminately. Okay, so in India, this Merck drug will collaborate with 13 Indian manufacturers, and they will be producing it in India only, so as to cut costs. And in case of a third wave, this drug will be administered to the patients. Okay, so just don't confuse it with vaccine, because vaccine prevents you from going to the hospital or to the ICU. This drug will only come into picture once you reach the ICU. Okay, so just prevent yourself from reaching the ICU by getting vaccinated. If you have not vaccinated yourself, just go and get vaccinated, because this drug is not a sure short solution to your COVID-19 issues. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.